Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my third lecture on the chapter reproductive health, that is the chapter number 4. In our earlier classes we already discussed regarding the effect and causes of population explosion and the scientific approach towards the control or prevent the overbirth population explosion. Today, in my third lecture, we're going to learn about new term, that is the medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy, in short, MTP. So what is MTP? First we have to learn. MTP means it's an intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the MTP, or you can say it's a induced abortion. क्लियर. सो जनरली हम लोगों को पता होता है कि प्रेगनेंसी जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना दिन का होता है, 9 मंथ का होता है. ठीक है ना. सो 9 मंथ से पहले अगर इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब जाके उसे हम लोग कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. जनरली 40 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. Clear? Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to check the indiscriminate and illegal female foeticide which are reported to be high in India. Generally MTP जो टर्म है वो टर्म में हम लोग बोल रहे हैं कि इट्स ए इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म. क्लियर. पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगलाइज किया था 1971 में विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, क्योंकि ये फीमेल फोएटिसाइड या डेथ ऑफ और किल ऑफ फीमेल बेबी, ये जो फोएटिसाइड है, फीमेल फोएटिसाइड, ये बहुत एक बड़ा इशू होता है इंडिया के लिए, जहाँ पे हम लोग मेल बेबी को रिसीव करने के लिए कोशिश करते हैं जबकि फीमेल बेबी को हम लोग किल कर देते हैं बिफोर हर बर्थ. उसका जन्म से पहले उसको हम लोग किल करते हैं. सो ये जो मैटर है, ये मैटर के ऊपर MTP ने एक स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई किया टू चेक द इंडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोएटिसाइड. अब ये MTP जो है, MTP का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है. MTP का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या हो सकता है, देखो. द इम्पोर्टेंस ऑफ MTP, फर्स्ट, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्सेस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेप. अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर कोई केस में हो रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ सम कॉन्ट्रासेप्टिव और सम बर्थ कंट्रोल मेथड, in that case that couple should go for the intentional or voluntary termination of pregnancy. In some essential cases where the continuation of pregnancy could be harmful to the mother or to the fetus or both. कभी कभार ऐसा केसेस दिखा जाता है जहाँ पे continuation of pregnancy could damage the serious health issue of fetus और द मदर्स. सो ऐसा सिचुएशन में जनरली कपल डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है. अगर बेबी को अप टू 9 मंथ तक कैरी करना है, सो इन दैट केस मदर्स का हेल्थ इशू हो सकता है. सो मदर्स का हेल्थ इशू ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए एक ही उपाय होता है कि MTP का हेल्प लिया जाए. ठीक है. सो MTP का जो हेल्प है, जो इम्पोर्टेंस है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए होता है. रेप केस में या कुछ कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में या कुछ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए हो सकते हैं, या कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर हार्मफुल हो सकता है मदर्स के लिए या फोइटस के लिए, ये दोनों के लिए. इन दैट केस द कपल शुड गो फॉर MTP. Okay. MTP are safe during the
फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर्स एबॉर्शन इज वेरी रिस्की। अगर लग रहा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, सो डॉक्टर आर एडवाइज टू एबॉर्शन द बेबी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जनरली जो 9th मंथ का ये जो पर्चुरेशन होता है, ये 9th मंथ को हम लोग 3 मंथ में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला 3 मंथ, मिडिल का 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट का 3 मंथ होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। जनरली एमटीपी जो बहुत सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर किया जाए तो अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पता चल जाएगा। रेप केस के केस में बहुत जल्दी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रेगनेंसी हो गया अनवांटेड प्रेगनेंसी या रेप केस में, या कुछ भी अगर हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है मदर्स बॉडी या फोइटस बॉडी में, देन एमटीपी इज बेस्ट। पर वो कब तक बेस्ट होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहला जो 12 वीक है उस 12 वीक के अंदर एमटीपी बहुत सेफ है। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करना बहुत रिस्की होता है मदर्स के लिए, क्योंकि उससे मदर्स का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एमटीपी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली। इंडिया में ये चीज़ बहुत होता है, इलीगल एमटीपी। इलीगल एमटीपी मतलब मैक्सिमम केस में जो होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू दम कैजुअल इंटरकोर्सेस। सो वो कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तब जाके वो एमटीपी करने के लिए बहुत सारा हॉस्पिटल में जाता है, जो कि ना एक इलीगल परफॉर्मर है। नेक्स्ट हो सकता है मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक नया टर्म यहाँ पे है। एमनियोसेंटेसिस हम लोग बाद में देखेंगे। एमनियोसेंटेसिस मीन्स द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, इसे कहते हैं हम लोग एमनियोसेंटेसिस। सो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू से अगर पहले ही पता चल जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है, जो डेवलपिंग फोइटस है, उसका सेक्स क्या है, अगर वो फीमेल हो गया सो फीमेल फोइटिसाइड होता है। मेल होने से ठीक है, पर फीमेल चाइल्ड होने से उसको फोइटस के सिचुएशन में ही किल कर देना, जो कि ना एमटीपी के थ्रू से हो सकता है। सो ये भी एक मिसयूज है एमनियोसेंटेसिस का, जबकि एमनियोसेंटेसिस बनाया गया था कुछ अलग पर्पस के लिए, पर उसका ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और एक हो सकता है फीमेल फोइटिसाइड कॉजेज द सेक्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। सेक्स इम्बैलेंस सोसाइटी मतलब हर कोई एक स्टेबल सोसाइटी में मेल एंड फीमेल का रेशियो एक फिक्स होना चाहिए। अगर मेल का रेशियो बढ़ रहा है, फीमेल का रेशियो कम हो रहा है, सो वो पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे एबोलिश हो जाएगा। वो क्यों होगा? अगर फीमेल फोइटिसाइड कंटिन्यूटी चलता रहेगा तो। सो इन दैट केस फीमेल फोइटिसाइड को बंद करना है। पर ये एमटीपी के थ्रू से कोई भी कपल इजीली ये काम कर सकता है। सो दिस आर द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एमटीपी। जैसे हम लोग को पता होता है कुछ भी चीज़ अगर हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाता है तो उसका जैसे एडवांटेज होता है वैसे ही हम लोग उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी निकाल लेता है। सो ये एमटीपी बेसिकली बनाया गया था ऐसा केस में जहाँ पे कहीं पे रेप हो रहा है, कोई कैजुअल इंटरकोर्सेस की वजह से हो रहा है, या मदर्स या फोइटस के लिए हार्मफुल है, ऐसा केस में जनरली हम लोग एमटीपी यूज़ करते हैं। पर बहुत सारा ऐसे इलीगल परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे एमटीपी को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ना फुल्ली इलीगल होता है, जिससे बहुत सारा सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये प्रॉब्लम है मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, फीमेल फोइटिसाइड which leads to the imbalance in society। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस है क्या? जैसे मैंने पहले ही बोला था प्रीवियस स्लाइड में कि इट्स ए प्री नेटल डायग्नोसिस मेथड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग बेबी। दिस मेथड हैज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एप्लीकेशन। कुछ भी साइंटिफिक जो मेथड्स होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में आता है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर उसका एडवांटेजियस
पार्ट को अगर एक्सेप्ट करने से वो बहुत अच्छा है, पर उसका जो डिसएडवांटेज है उसको अगर हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करने से वो खराब होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उससे हम लोग प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम स्टडी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। अगर मेल होगा तो डेफिनेटली उसमें XY क्रोमोसोम होगा, अगर फीमेल होगा तो उसमें XX क्रोमोसोम होगा। जब हम लोग क्रोमोसोम स्टडी कर रहा है तो क्रोमोसोम को काउंट भी करेगा। अगर 46 क्रोमोसोम हो रहा है सो नॉर्मल हो रहा है, अगर 46 से +-1 या +-2 या +-3 हो रहा है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है या कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है जो कि ना एमनियोसेंटेसिस के थ्रू से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम इसके थ्रू से हम लोग फोइटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एमनियोसेंटेसिस या प्रीनेटल जो डायग्नोसिस है ये बेसिकली इंडिया में इलीगल है, जो फॉरेन कंट्री में लीगल है। फॉरेन कंट्री में आफ्टर 1 या 2 month the couple know the sex of their child, बट इंडिया में ये पता करना मुश्किल है। इंडिया में कपल को तभी पता चलेगा कि ये लड़का है या लड़की है आफ्टर द पर्चुरेशन, मतलब 9th month का फुल प्रेगनेंसी के बाद ही पता चलता है कि उसका लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। जबकि फॉरेन कंट्री में वो बहुत पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वहाँ पे एमनियोसेंटेसिस इलीगल नहीं है। एमनियोसेंटेसिस का जो बेसिक जो मोटो था, बेसिक जो गोल था वो था प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है कि नहीं है वो चेक करना। पर उसके साथ साथ में सेक्स भी अगर पता चल जाता है सो इंडिया में जो बिग प्रॉब्लम होता है कि फीमेल फोइटिसाइड, सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंडिया में एमनियोसेंटेसिस लीगल है पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। पर डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलता है कि आपका लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। ठीक है, सो इसका पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? इट हेल्प्स टू डिटेक्ट जेनेटिकली कंट्रोल कॉन्जेनिशियल डिजीज और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फोइटस। जैसे मैंने अभी बोला एमनियोसेंटेसिस से सिर्फ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऐसा नहीं है, इसके थ्रू से कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर होने से हम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, उसके हिसाब से कपल एमटीपी करा सकते हैं। जबकि इसका नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है। पीपल यूज दिस मेथड फॉर द फीमेल फोइटिसाइड जो कि एक बिग प्रॉब्लम इन इंडिया विच कॉजेज द सेक्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। ये भी एक नेगेटिव एप्लीकेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट था एमनियोसेंटेसिस के बारे में। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है STD, sexually transmitted disease are broadly classified into 3 types on the basis of their nature of microbes। अगर वो बैक्टीरियल डिजीज होगा, अगर वो प्रोटोजोन डिजीज होगा, इधर वो वायरल डिजीज हो सकता है। अगर बैक्टीरियल डिजीज होगा उसका एग्जाम्पल में होता है साइफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, क्लामाइडियासिस हो सकता है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। प्रोटोजोन डिजीज बोलने से ट्राइकोमोनियासिस एक डिजीज हो सकता है। वायरल डिजीज के अंदर बहुत कॉमन एक डिजीज होता है एड्स, जेनेटियल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, जेनेटियल वर्ट्स एक्सेट्रा। सो दिस आर द 3 different mode of or 3 different nature of microbes on which we classified the STD into 3 types: bacterial disease, प्रोटोजोन डिजीज एंड फाइनली द वायरल डिजीज। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है वो कैसे ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड बॉडी टू अनदर अनइन्फेक्टेड बॉडी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द STDs। फर्स्ट पॉइंट, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके थ्रू से हो सकते हैं क्योंकि जनरली जो STD होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अब वो ट्रांसमिट कैसे करता है? बाय द मिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, मेनली बाय ब्लड। क्लियर, बॉडी फ्लूइड तो होता है पर मेनली बाय ब्लड।
So just simply sharing the injection needle or the surgical instrument causes the mixing of blood, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये डिजीज एक इन्फेक्टेड बॉडी से और एक अनइन्फेक्टेड बॉडी में जा सकते हैं। नेक्स्ट, बाय द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, ब्लड जब हम लोग किसी को डोनेट करते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है वो टाइम में भी एसटीडी फैल सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फोइटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है सो ऐसा केस में फोइटस तो इन्फेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि मदर्स बॉडी से न्यूट्रिशन आता है फोइटस के बॉडी में, कनेक्शन होता है थ्रू प्लासेंटा। सो एक चांस हो ही जाता है अगर मदर इन्फेक्टेड होने से फोइटस भी इन्फेक्टेड होने का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में होता है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस विद इन्फेक्टेड पर्सन कैन लीड द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फॉर दैट पर्पस, टू अवॉइड द एसटीडी, we always advise to use condom before the sexual intercourses, क्योंकि कॉन्डोम ही एक ऐसा बैरियर मेथड है जिसके थ्रू से ना कि बर्थ कंट्रोल रोक सकता है, साथ साथ में एसटीडी को भी रोका जा सकता है, ठीक है ना। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes, एड्स एंड अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है। सिर्फ हेपेटाइटिस बी एक ऐसा डिजीज है जो कि ना कंप्लीट क्यूरेबल नहीं है। जेनिटल herpes, एड्स, ये सब डिजीज जो कि ना कंप्लीट क्यूरेबल हो सकता है अगर अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द जनरल सिम्टम्स ऑफ एसटीडी। अगर एसटीडी किसी को हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा? कुछ जनरल सिम्टम्स होता है, वो सिम्टम्स आने से फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो क्या होता है? फर्स्ट, द इचिंग इन जेनिटल रीजन, फ्लूइड डिस्चार्ज और स्लाइट पेन और swelling in the genital region. These are some common general symptoms for STDs. अगर ये symptoms हो रहा है then you should go to the doctor for further treatment. Okay, generally the infected person do not go for timely detection and proper treatment for the two reasons. क्या क्या है वो दो रीजन? फर्स्ट वन, द एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि हर एक इन्फेक्शन का स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आएगा, बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि ना बहुत ही स्लोली सिम्टम्स को शो करता है। सो ऐसा केस में जनरली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको लगता है कि वो ठीक है, पर उसके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल या वायरल या प्रोटोजोअन जो डिजीज़ है वो डिजीज़ धीरे धीरे स्प्रेड होते रहता है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, दे नॉट विजिट टू डॉक्टर। एक नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू दोस डिजीज। सोशल स्टिग्मा, अगर मान लो किसी को एड्स हो रहा है, सो हम लोग सोसाइटी में क्या देखते हैं, अरे उसको एक सेपरेट घर में बंद करके रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो पेशेंट होता है वो ऐसे ही सोचता है, अगर मेरे डिजीज़ के बारे में सोसाइटी को पता चल जाएगा तो वो तो हमको मारेगा या पूरा सेपरेट कर देगा, अलग घर में डाल देगा, सोसाइटी से अलग कर देगा। ये डर के मारे में वो चेकअप करने के लिए नहीं जाता है डॉक्टर के पास। सो ये जो सोशल स्टिग्मा होता है इसके वजह से भी बहुत सारा पेशेंट जिसको पता है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई ना कोई डिजीज से जूझ रहा है, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। अगर जाने से वो न्यूज़ अगर स्प्रेड हो जाएगा तो उसका सोसाइटी में नाम नहीं होगा, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। सो द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू दिस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगर एसटीडी किसी को हो रहा है? सो व्हाट आर द प्रिवेंशन मैकेनिज्म ऑफ एसटीडी? क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और द मल्टीपल पार्टनर्स। ये एक मेन चीज़ होता है जिससे ये एसटीडी स्प्रेड हो सकता है।
सो अगर एसटीडी को प्रिवेंट करना है, उसका चेन को ब्रेक करना है, देन अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस। जैसे मैंने पहले ही बताया था, कॉन्डोम नॉट ओनली प्रिवेंट द बर्थ बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट ourselves for the transmission of sexually transmitted disease. And the last one is the, in case of doubt, go to a qualified doctor for early detection and get the complete detection. अगर थोड़ा भी बहुत डाउट आ रहा है by the learning of that symptoms, ये symptoms अगर किसी में आ रहा है, थोड़ा भी बहुत symptoms आ रहा है, then जल्दी से जल्दी डॉक्टर को, एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर लेने से ठीक है। अर्ली डिटेक्शन कैन सेव और कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो अगर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी के अंदर मेन जो पॉइंट होता है कि मल्टीपल पार्टनर या अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना, यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, and finally if you have any doubt please go to a qualified doctor for early detection and get complete detection। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेगा एक नया टॉपिक। सो आज के टॉपिक का जो मेन फोकस पॉइंट था वो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एमटीपी, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिलेटेड टू द एमटीपी। नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ा एमनियोसेंटेसिस, उसका भी पॉजिटिव एप्लीकेशन नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्टली हम लोग पढ़ा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका 3 टाइप होता है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन एंड वायरल। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, जनरल सिम्टम्स ऑफ एसटीडी एंड द प्रिवेंशन मैकेनिज्म ऑफ एसटीडी, ये सब कुछ मिला के होता है आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।